हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका पार्ट है विराट 7। तो दोस्तों पार्ट 6 तक हम पढ़ चुके हैं और ये विराट 7 है। ये विराट 7 का पार्ट 1 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। मुकेश खन्ना की कॉमिक्स है ये। प्रिय विराट के पाठकों, इंसान की परख हमेशा विषम परिस्थितियों में ही होती है। जब कुदरत इंसान के बल, बुद्धि और साहस को परखना चाहती है तो कुछ कठोर हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोते वही कुदरत की परीक्षा में सफल होते हैं और युग पुरुष कहलाते हैं। आज विराट भी कुछ विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। षड्यंत्रों के बादलों ने कुछ समय के लिए विराट नाम के सूर्य को ढक लिया है। विराट पर न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की बेटी यशोधरा के अपहरण का आरोप है, जिसे निराधार साबित करने के लिए विराट संघर्ष की राह पर निकल पड़ा है, जिसमें उसका साथ नटवर जैसे सच्चे मित्र दे रहे हैं। काल भैरव विराट और उसके शुभचिंतकों को खत्म करने के लिए बल और छल दोनों का सहारा ले रहा है। इसके बावजूद भी सत्य का साथ देने वालों की कोई कमी नहीं आई है। राजवैद की पुत्री पल्लवी नटवर की सच्चाई पर अपना हृदय हार बैठी है और सत्य के संघर्ष में उसका साथ भी निभा रही है। सत्य के प्रकाश और यशोधरा के प्रेम ने उपसेनापति दुर्जन के हृदय को भी प्रकाशित कर दिया। इस तरह लगातार काल भैरव के शत्रुओं और विराट के मित्रों की वृद्धि होती जा रही है और टूटते जा रहे हैं काल भैरव और प्रचंड देवों के माया जाल। मित्रों, इस परिचर्चा से मेरा तात्पर्य आपको यही बताना है कि सत्य और प्रेम में एक सहज आकर्षण विद्यमान होता है, जो इंसान के भीतर छुपी दुष्टता का नाश करके उसे सत्य की ओर प्रेरित करता है। अपने जीवन काल में हर इंसान का कभी ना कभी सत्य से साक्षात्कार अवश्य होता है। आपके जीवन में यदि कभी सत्य उतरे तो उसका दामन कसकर थाम लेना, जिससे निश्चय ही आपका मार्ग आलोकित होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। संजय गुप्ता पेश करते हैं विराट 7। कॉमिक रूपांतर हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। मित्रता वह नाता जिसे संसार का सबसे अधिक पवित्र नाता होने का गौरव प्राप्त है, और हो भी क्यों ना, इस नाते को निभाने वाले हर रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, फिर चाहे उस रास्ते पर आत्मा को सुख देने वाली फूलों की सेज बिछी हो या फिर जिंदगी को छीन लेने वाले कांटे। विराट से मित्रता निभाते हुए नटवर ने भी इस बात की कभी चिंता नहीं की। उसने विराट के साथ मिलकर तब तक मौत का मुकाबला किया जब तक हाथ ने तलवार और मस्तिष्क ने होश का दामन नहीं छोड़ा। बेहोश होने के बाद नटवर को ना यह पता था कि भयानक तूफान विराट को कहाँ उड़ा ले गया था, और ना यह पता था कि वह खुद कहाँ था। नटवर, ये तो नटवर है। वह राजवैद की पुत्री पल्लवी थी, जो जड़ी बूटियों की खोज में उधर आ निकली थी, जो नटवर की वीरता से काफ़ी प्रभावित थी। नटवर भी जिसे प्रेम करता था। वह तुरंत नटवर तक पहुंची। ओह, यह तो बेहोश है। यह बूटी इसे होश में ले आएगी। शीघ्र ही परिणाम सामने आया। तड़प कर उठ खड़ा हुआ नटवर। पल्लवी, तुम? मैं यहाँ कैसे पहुँचा और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मेरी यह हालत? ओह! अपने शरीर पर नज़र पड़ते ही नटवर को सब याद आ गया। एक झटके से उठ खड़ा हुआ वह। मैं और विराट काली पहाड़ी पर मायावी शक्तियों से युद्ध लड़ रहे थे। अचानक एक तेज तूफान ने हमारे पाँव उखाड़ दिए। लगता है उसी तूफान ने मुझे यहाँ ला पटका है। लेकिन विराट कहाँ है? मैं काफ़ी देर से यहाँ हूँ। मुझे दूर दूर तक नगर प्रमुख विराट का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। लगता है तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें औषधि दे दूंगी। थोड़ी देर में ही सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में सब ठीक नहीं होने वाला था, बल्कि और भी ज़्यादा बिगड़ने वाला था, क्योंकि सेनापति काल भैरव की विशेष दासी चतुरा की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और जल्द ही वह सब कुछ काल भैरव को बता रही थी। तो राजवैद की पुत्री पल्लवी ने औषधि देने के साथ राजद्रोहियों को प्रेम देना भी आरंभ कर दिया है। नटवर नाम के जिस सपोले को विराट ने अपने आस्तीन में पाल रखा था, वह जरूर जानता होगा कि विराट कहाँ है। विराट तक पहुंचने के लिए मेरा उस सपोले तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कहाँ ले गई है पल्लवी उसे? विराट महल में? विराट महल नहीं, काल भैरव के बंदी गृह की अंधेरी काल कोठरी है। उस नाग के रहने की जगह जिसका नाम है नटवर। मौत से बचना आसान है नटवर, मगर काल भैरव से नहीं। क्या समझा था कि विराट ने कि वह काल भैरव की महत्वाकांक्षाओं के सूरज को अस्त कर देगा, हमें परास्त करके सिर पर विजय का सेहरा बंधवाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि विराट को ऐसा करने से रोक लोगे तो तुम्हारी भूल है काल भैरव, क्योंकि सत्ता के अहंकार में तुमने मेरे मित्र विराट से नहीं, अपनी तकदीर से दुश्मनी मोल ले ली है। विराट झूठ की अंगुलियों के
इशारे पर नाचने वाली कोई कठपुतली नहीं है सेनापति, जिसे तुम जब चाहो अपनी मर्जी से नचा सको। जो कठपुतलियाँ काल भैरव के इशारे पर नाचने से इनकार करती हैं, काल भैरव ने हमेशा के लिए नाचना भुला देता है। विराट को मैं पाताल लोक में सांस नहीं लेने दूंगा। और रही तुम्हारी बात, तुम तो अब उम्र भर इन्हीं सलाखों के पीछे जिंदगी भर के लिए तरसोगे। इन सलाखों पर घमंड मत कर काल भैरव, नटवर को जिंदगी भर कैद करके रख सकें इतनी मजबूत नहीं है ये। खामोश, मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त मौत की नींद सुला सकता हूँ, पर नहीं, मैं तुझे विराट की शव यात्रा में शामिल होने तक जीवित रखूंगा, और जीवित रखूंगा तब तक जब तक तुम मुझे महाराज बनता नहीं देख लेते। हा 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 हा। मेरे मित्र विराट का जीवन दक्षिण क्षेत्र के हमारे कबीले में कितना शांत था, लेकिन शायद उसकी तकदीर में शांति नहीं लिखी थी। तभी तो वह उसे उन्मुक्त जंगली से उस राजमहल में खींच लाई जहाँ की हवाएं तक षड्यंत्र की चार दीवारी में कैद थी। हम वीर विराट को नगर प्रमुख नियुक्त करते हैं, लेकिन षड्यंत्र की वे चार दीवारी जंगल के उस शेर को कहाँ कैद कर पाती, जिसके शरीर में थी हर मुश्किलों का सामना करने की ताकत, और पंजों में थी षड्यंत्र की हर दीवार को फोड़ देने की शक्ति। तभी तो उसने काल भैरव की कैद से मृतक सैनिकों की विधवाओं को आज़ाद करा लिया। पर एक अकेला शेर षड्यंत्र रचने वाले सैकड़ों शिकारियों से भला कब तक लड़ता रहता। अब तक मिले सभी साक्ष्यों और प्रमाणों से स्पष्ट हो गया है कि महाराज की मेरी पुत्री यशोधरा का अपहरण नगर प्रमुख विराट नहीं किया है। आखिर फंस ही गया वह काल भैरव, वह उसके गुरु प्रचंड देव के षड्यंत्र के जाल में। लेकिन जाल में फंसकर अपना साहस खोने वालों में से नहीं था वह, इसलिए उसने उस जाल को तोड़ने का प्रण किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं 13 दिनों में यशोधरा को राज दरबार में प्रस्तुत ना कर सका तो आत्मदाह कर लूँगा। उस प्रतिज्ञा को पूरा करना विराट के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसे पूरा करने के रास्ते में मौजूद थी ऐसी मुश्किलें जिन्हें पार करना शैतान के लिए भी असंभव था। लेकिन जो काम शैतान नहीं कर पाते, उसे विराट जैसे दृढ़ निश्चय और सच्ची लगन वाले इंसान कर दिखाते हैं। विराट ने भी हर मुश्किल को खत्म करके प्रचंड देव की शैतानी माया को खत्म कर दिया। लेकिन अभी उस शैतानी माया का एक ही रूप खत्म हुआ था, और यह साबित कर दिया उस भयानक अंधड़ ने, जिसने मुझे जंगल में ले जा पटका और विराट को ना जाने कहाँ उड़ा ले गया है। कहाँ है विराट? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं? कोई है, कोई है? अचानक नटवर को उस आवाज़ ने चौंकाया। वह घूमा तो उसे नजर आया। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय, आप यहाँ? हाँ, मैं सत्यप्रिय हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं नगर प्रमुख विराट का मित्र नटवर हूँ, पर मुझे आपके यहाँ होने का मतलब समझ में नहीं आया। आपने अपनी पुत्री के साथ महाराज के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पुत्री के अपहरण का इल्जाम विराट पर लगाया। अब आप इस काल कोठरी में कैसे? तुम क्या कह रहे हो? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपनी पुत्री के अपहरण के बाद से ही इस बंदीगृह में कैद हूँ, और अब मुझे पता चल चुका है यशोधरा का अपहरण करने वाला विराट नहीं, सेनापति काल भैरव है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज के समक्ष यशोधरा का उपस्थित होना भी माया का वही छल है जिसने विराट को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। तुम ठीक कह रहे हो, और इस माया को रचने वाला और कोई नहीं, सेनापति काल भैरव है। वही सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वही है जो न्याय को कुचल कर अन्याय के सहारे महाराज बनने का सपना देख रहा है। अगर ये सब बातें महाराज को पता चल जाएं तो उनकी आंखें खुल सकती हैं, सारी सच्चाई उनके सामने आ सकती है। लेकिन महाराज को सारी सच्चाई बताने के लिए हमारा इस बंदीगृह से बच निकलना अत्यंत आवश्यक है, और इतने कड़े पहरे के रहते ऐसा तभी हो सकता है जब हमें बाहर से कोई सहायता मिले। लेकिन बाहर से हमारी सहायता करेगा कौन? मैं छुड़ाऊंगी नटवर को काल भैरव की कैद से। पल्लवी के रहते उसका नटवर किसी की कैद में नहीं रह सकता। वह कहाँ है? मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। पूरी लगन से नटवर को खोजने में लगी थी पल्लवी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। ओ, तो यह है काल भैरव का वह गुप्त बंदीगृह जहाँ नटवर कैद है। तुम्हारा सोचना सही है सुंदरी, लेकिन अब इसमें तुम भी नटवर के साथ साथ बंदी बनकर रहने वाली हो। ओह, पकड़ लो इसे। कई सैनिक पल्लवी को पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन पल्लवी के पास पहुंच पाते उससे पहले ही उनकी आत्माएं यमराज के पास पहुंच गईं, उस तलवार के सौजन्य से जो बिजली की तरह लहराते उस नकाबपोश के हाथ में थमी थी। ये इसका मददगार लगता है, इसे भी खत्म करो।
तलवार थामने वाला हर हाथ तलवार के वार को भी रोक ले, ये जरूरी नहीं। और हर आगे बढ़ने वाले कदम अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंच जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। खचाक, आह, खच, आह। उनकी मंजिल मौत भी हो सकती है। जैसे लकड़हारा लकड़ियां काट कर डाल देता है, ठीक वैसे ही उन सैनिकों को काट कर डाल दिया उस नकाबपोश ने। कृतज्ञता से भर गया पल्लवी का स्वर। आपने सही समय पर यहाँ पहुंचकर मेरी जान बचाई, परंतु आप हैं कौन? पल्लवी के सवाल का जवाब देने के लिए नकाबपोश ने अपने चेहरे का नकाब उतारा तो उछल ही पड़ी पल्लवी। उपसेनापति दुर्जन। पाप और अन्याय की राजनीति के रास्ते पर काल भैरव का कदम कदम पर साथ देने वाले दुर्जन ने मुझे इन सैनिकों से बचाया। छल और षड्यंत्र की किस राजनीति का हिस्सा है ये? तुम मुझे गलत समझ रही हो पल्लवी। अन्याय और पाप के रास्ते से दुर्जन ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। यशोधरा का प्रेम मुझे सही रास्ते पर ले आया है। अब मैं सेनापति काल भैरव का वफादार नहीं, उसका सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी यशोधरा की खोज में मैं इधर आया हूँ। पर तुम बताओ, मौत के मुंह में आकर तुम प्रेम की कौन सी परीक्षा देना चाहती हो? सेनापति काल भैरव ने मेरे नटवर को इस बंदीगृह में कैद कर रखा है। मैं उसे छुड़ाने आई हूँ और मैं उसे छुड़ा कर ही ले जाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे मौत से ही क्यों न खेलना पड़े। इस काम में दुर्जन तुम्हारे साथ है पल्लवी। तुम्हारे प्रेम को आज़ाद करवा कर शायद मेरे कुछ गुनाह कम हो सकें, लेकिन काल भैरव के बंदीगृह में घुसना आसान नहीं, क्योंकि उसने पहरे पर ऐसे दुर्दांत सैनिकों को खड़ा कर रखा है जिन्हें खून का खेल खेलने में बहुत आनंद आता है। मुझे उनकी चिंता नहीं है दुर्जन, मैं पूरी तरह तैयारी के साथ आई हूँ। तुम देखना, खून की एक भी बूंद नहीं गिरेगी, पर काल भैरव के सैनिक ऐसे गिरते चले जाएंगे जैसे जमीन से उखड़कर पेड़ गिरते हैं। पल्लवी के चेहरे पर जिस विश्वास की जबरदस्त चमक देख रहा था दुर्जन, उसका नमूना उसे जल्द ही देखने को मिला। तुम सपेरे, मैं सपेरन, हम दोनों मिलकर उन सैनिकों को ऐसा नाच नचाएंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वाह पल्लवी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। जल्द ही पल्लवी नाचती गाती बंदीगृह के बाहर नजर आई। वाह, इस बियाबान जंगल में यह सुंदर सपेरन, इसके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। वर्षों बीत गए ऐसी सुंदरी के दर्शन किए। पल्लवी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे सभी सैनिक। वाह लाजवाब। पल्लवी उस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रही थी। वह नाचती गाती अपने हाथों में थमे उस फूल को सैनिकों को सुंघा रही थी, और जैसे जैसे सैनिक फूल सूंघ रहे थे वैसे वैसे वे बेहोशी की दुनिया में पहुंच रहे थे, और जैसे जैसे सैनिक बेहोश हो रहे थे वैसे वैसे दुर्जन उन्हें ठिकाने लगा रहा था। जल्द ही पल्लवी ने वहां मौजूद सभी सैनिकों को बेहोश कर दिया था। सभी बेहोश हो गए। वाह पल्लवी वाह, तुम्हारे जवाब नहीं। दुर्जन की तरह है। नटवर भी हैरानी से सामने खड़े पल्लवी को देख रहा था। पल्लवी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? और ये उप सेनापति दुर्जन तुम्हारे साथ कैसे? ये सब बातें यहाँ से निकलने के बाद पूछना। मित्र? मित्र? हाँ नटवर, दुर्जन अब हमारा मित्र है। उसने झूठ से नाता तोड़कर सच्चाई का साथ देने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, विराट 7 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।